उनसे ये गुजारिश की कि जी सारे मुल्क में एक अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हुआ है आपके ख़िलाफ़ और आपके कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़। कॉन्स्टिट्यूशनल हक है रिव्यू फाइल करने का, नज़रसानी का, तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक अवेल करना चाहते हैं। नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी और ये केस फिर से सुना जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही और इसके नतीजे में पाकिस्तान की आईनी बुनियादें हिला दी हैं। अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम हम करें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ज़्यादा बोझ सियासत का ना डालें। ये कोई सियासी फोरम नहीं है जिसका आपने बाइकआउट किया है। आप चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। फुल बेंच बनाना, लार्जर बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। हमजा शहबाज शरीफ ने जब 16 अप्रैल के इलेक्शन में 197 वोट सिक्योर किए और वाज़े अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए, तो उस वक्त का एक खत इमरान खान साहब का मौजूद है जिसमें वो अपने पार्टी के अरकान को हिदायत कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब को वोट डाला जाए। दूसरी वो चिट्ठी है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखी और अपने 10 अरकान को ये हिदायत जारी की कि वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट दें वज़ीर आला के इंतखाब में। समझ से बाहर है कि दो चिट्ठियों का जब मुवाजना करें, इमरान खान साहब की चिट्ठी ज्यादा मोहतरम ठहरती है। ये दोनों काम इकट्ठे ना चल सकते हैं, ना कानूनी तौर पे ना लॉजिकली ये मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। एक और पाकिस्तान की तारीख का आज अहम दिन। मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इमरान खान साहब पहले ही दिफाई इदारे और अदालतों पर अमरीकी साजिश में मुआवनत का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। अगर मुल्क के हुक्मरानों ने नाज़रीन अपने अपने मफादात के लिए इदारों पर तनकीद करनी है और फैसलों को अपने खिलाफ साजिश कहना है, तो फिर आवाम का क्या होगा? क्या ये वही हुक्मरान नहीं है जो दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया करते हैं, इंसाफ सबके लिए, तमाम इदारों को आइन के तहत चलने की बात करते हैं, लेकिन जब मामला खुद पर आ जाए तो फिर किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं होते? आज एक बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट में जिसकी आज समाअत हुई। समाअत के बाद अब मुमकिन तौर पर 7:30 बजे ये फैसला आ जाएगा जिससे पाकिस्तान में जो कि सियासत का रुख वो डिसाइड होगा। डिप्टी स्पीकर के वकील हैं इरफान कादिर साहब, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर फैसले के हवाले से? जी, फैसले के हवाले से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मौका था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो एक लार्जर बेंच फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते और फुल कोर्ट के सामने केस लगता। तो अब वो जो एक बॉयकॉट हुआ है इस दफा इतने बड़ी पैराए में, यानी इतना सख्त, पहली दफा पाकिस्तान की अदालती तारीख में कोई इस मैग्नीट्यूड का बॉयकॉट हुआ है पहली दफा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी चीजें जो हैं इस तरफ सुप्रीम कोर्ट बेंच बना देती तो ये सब चीजें ना होती हैं, और ये जो मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट को होना पड़ा है इस सारी चीज की वजह से, उससे कोई, मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया का कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ऑलरेडी ज्यादा हो गया। सर इस फैसला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, सुबह भी आपने जब मीडिया टॉक की उस वक्त भी आपने इसी तरह की बात की थी, तो इसके बाद फैसला आ जाने के बाद क्या तैयारी की जा रही है हुकूमत की तरफ से? सर क्या तैयारी की जा रही है? क्या रिव्यू की तरफ आप लोग जाएंगे, नजरसानी की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे सर? ये तो आप हुकूमत से पूछे ना जी, मैं तो डिप्टी स्पीकर साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सर आप डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, इसी वजह से मैं पूछ रही हूँ उनका स्टांस क्या होगा? उनसे तो मैं फैसला आएगा तो बात करूंगा ना, या वो मुझसे बात करेंगे। जी हाँ, सही। इरफान कादिर साहब आप साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि ये जो फुल कोर्ट की बात की जा रही थी, अगर ये हो जाता तो एक मुतनाज़ सूरत हाल इख्तियार कर गई है इरफान कादिर साहब के मुताबिक, तो शायद वो ना होता। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद जो फैसला आने वाला है वो हमारे हक़ में नहीं होगा। इसी बुनियाद पर फिर एक बॉयकॉट भी पार्टी हैसियत में मुस्लिम लीग नून ने किया, गो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज पेश हुए, उन्होंने दलाइल भी दिए, वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, और फिर चीफ जस्टिस साहब, मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने ये भी कहा कि
जो मेरिट है, केस का मेरिट है, उस पर वो मुतमईन नहीं कर सके हैं अदालत को। उसके बाद वक्फा लिया गया और वक्फे के बाद अब जो डिसीजन है वो कुछ ही देर में, यानी 7:30 बजे का वक्त दिया जा रहा है, वो सुना दिया जाएगा। खालिद अजीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सुबह से इनफैक्ट मेरे साथ ही हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हम सारी की सारी देख रहे हैं। खालिद साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इरफान कादरी साहब की बात से क्या आपने एक्सपेक्ट किया? मुकम्मल तौर पर हुकूमत इस मूड बना चुकी है, डिप्टी स्पीकर के वकील हैं वो भी ये मूड बना चुके हैं कि शायद फैसला जो है वो उनके हक में नहीं आ रहा है। अगर कोई सरप्राइज हो जाता है तो फिर अपनी पोजीशन को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? पोजीशन तो जस्टिफाई पॉलिटिशियन जो है उनको करना आता है और वो उसका कोई ना कोई जवाब जो है वो दे देंगे कि देखें जज साहिबान अगरचे उन्होंने इंदिया तो यही दिया था, लेकिन जो हकायक हैं उनसे वो नज़र नहीं चुरा सके और उन्होंने ये फैसला कर लिया। लेकिन ये एक मेरे और आपके सामने की एक खुली हकीकत है कि डिप्टी स्पीकर हों या हमजा शहबाज साहब हों, उनके वकला ने, बल्कि बाद में पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा बन गई, उन्होंने इम्प्लीमेंट की और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ साबिक सदूर जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो भी आए। उन सब का जोर इस बात पे था कि ये सिर्फ रूलिंग का मामला जो है इसको आइसोलेशन में न देखा जाए और उनकी ख्वाहिश ये थी कि इससे रिलेटेड तमाम केसेस, चाहे वो उन 25 अरकान को नायल करार दिए जाने का मामला है, चाहे वो आइन के आर्टिकल 63 की सदाती रेफरेंस में तशरीह का मामला है, या इस हवाले से दिए गए जो माजी के फैसले हैं उनको साथ मिला के और एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का जजमेंट खालिसतन 63A की एप्लीकेबिलिटी, इसमें जो मुख्तलिफ फंक्शनरीज हैं उनका रोल क्या है, पार्टी सदर का क्या रोल है, पार्लिमानी लीडर का क्या रोल है, पार्लिमानी पार्टी का क्या रोल है, इसका तयन करने के लिए वो उनका मुतालबा माना नहीं गया। उसके बाद उन्होंने जब बाइकाट किया तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर इन आइसोलेशन बात फैसला करने की सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तक आएगी तो फिर उनमें उसमें पोजीशन अजहर सिद्दीक साहब भी मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और कि इस केस में पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से केसेस को देखते हैं। अजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या एक्सपेक्ट कर रही है पीटीआई इस वक्त? सुना है ऐसा है कि शायद कोई मिठाई विठाई की तैयारियां हो रही हैं? बहुत शुक्रिया। इसमें प्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 हियरिंग आ चुके। मैं इस्लामाबाद में नहीं था, मैं लाहौर से सारी प्रोसीडिंग मैंने वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन की। अकेला ही वकील था, बाकी किसी को तो दाखिल नहीं हो दिया। ये हमारे वकीलों में एक आम सी बात है, जब हमारा केस ना हो ना मेरिट पे तो हम धमकियां देते हैं, बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। मैंने सारी प्रोसीडिंग देखी है और मुझे दुख और अफसोस है खास तौर पर मौजूदा हुकूमत का, वजीर कानून का, फारूक एच नाइक के हवाले से देखा जाए कि किस तरह की जुबान इरफान कादर ने इस्तेमाल की और किसी ने भी उठ के उनके रोका, उन्हें मना नहीं किया। तारीख लिखी जा रही है और मेरिट पे रोका किसी ने आपको? यानी इन्होंने यानी मुतालबा है फुल कोर्ट बनाने का। पाकिस्तानी तारीख में फुल कोर्ट आज तक कितने बने हैं? 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन थी, 5 मेंबर बेंच आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन सुनता रहा। वो कौन सा बेंच था जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के केस को सुना? जरा बात को समझिएगा। आज कह रहे हैं कि रिव्यू के साथ सुना जाए, फाइल हुआ है तो फिर तो रिव्यू पहले वो सुने। वो ये एक मजाक बना लिया इन्होंने। सिंपल सा इशू है कि 63A की इंटरप्रिटेशन 17 मई को, और बड़ी वजाहत के साथ प्राइमरी का बच्चा भी पढ़ सकता है कि 63A में क्या है। करना है 3 शक्लों में, 3 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो, और खास तौर पर मनी बिल के हवाले से नहीं डालते तो पार्लियामेंट अपना पार्टी हेड है कि वो डिफेक्शन के लिए वहां चला जाए। ऐसी बात लिखी हुई है, साइंस नहीं है। इस केस चौधरी परवेज लाई या PMLQ ने 2 बाकायदा चौधरी परवेज लाई को कैंडिडेट दिया। पहला इलेक्शन आया 16 अप्रैल को, वो ये सेकंड रन है। आज मैं तो देख रहा हूं कि अपना हमजा शरीफ वजारत आला से फारग हो जाएंगे तो ये गैर कानूनी, यानी एक दिन के लिए भी आईनी वजीर आजम नहीं रहेंगे, ये वजीर आला नहीं रहेंगे, जो कि सेकंड रन था। सेकंड रन में आके कहें
कि जनाब पार्टी लीडर डायरेक्शन दे दें। इनकी पहली जो डायरेक्शन है वो भी पार्लियामेंट पार्टी ने दी हुई है और उसमें कोई नहीं। फिर जिस बेस पे ये करते रहे, पीएलडी 2015 का केस है, 18वीं तरमीम में आर्टिकल 63A की वायरिस चैलेंज हुई थी और वहां डिक्लेयर हो गया कि वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज हमजा शहबाज साहब की वजारत आला जाएगी, जो कि एक ट्रस्टी वजीर आला के तौर पर अपने ओहदे को संभाले हुए हैं, और परवेज इलाही साहब के पास वजारत आला आ जाएगी। और सर फिर ये वर्किंग रिलेशन कैसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि पिछले 3.5 साल का जो एक एक्सपीरियंस है वो तो अच्छा नहीं है। अच्छा देखिए, ये आपको तारीखी तौर पर बता दूं, ये पहले होता रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक पंजाब में हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक की हुकूमत थी। उस वक्त अब गवर्नर रूल लगाने की कोशिश की थी आप लोग, और हम सब के सामने इश्यू पर वर्किंग रिलेशन का नहीं है। मुझे दुख और अफसोस इस बात का हुआ कि ये 13 की 13 जमातें आमरीत को सपोर्ट कर रही हैं, यानी पार्टी लीडर जो अनइलेक्टेड है वो बायस, आप पार्लियामेंट में फलां बंदे को वोट डाले ना डाले, उसका क्या ताल्लुक भाई। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे मुंतखब होके वो आए हैं, मान लिया टिकटों के जरिए आए हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट पार्टी ने बैठकर, और ये लफ्ज देखिए, इसको देखना, आर्टिकल 55 बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 4 मेजॉरिटी से, और वैसे भी एक आर्गुमेंट वो ना कर सके। मैं लाहौर में, चूंकि टाइम कम था, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएल-क्यू की कोलिशन में गवर्नमेंट बनी थी, उनके वोट उसको पड़े हैं, उसके वोट इसको पड़े हैं, तो चौधरी परवेज इलाही अकेले कहां से आ गए जिसने बैठकर ये फैसला करना है। ये भी बड़ा एक अहम इशू है। और मजेदार बात ये है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो पीटीआई के हैं, वकील उन्होंने पीएमएल ने करके दिया। मरियम नवाज के जो वकील है वो यहाँ पर पेश हुए, और वकीलों ने जो आकर यहाँ पर किया उसको एक तरफ रख दे। उनका प्लीड क्या कर रहे हैं? प्लीड ये कर रहे हैं कि मैंने 17 मई के फैसले पर अमल दरामद करते हुए ये रूलिंग दी है। 17 मई का तो ये फैसला था ही नहीं, पार्टी लीडर की तो हैसियत कोई नहीं है। पार्लियामानी पार्टी के हवाले से ये मामला सारा सामने बैठकर फैसला। और अजहर साहब, अभी तो आप लोगों की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद आज का जो फैसला हो, जो केस के मेरिट्स हैं और जिस तरह की प्रोसीडिंग्स चली हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद फैसला आपके हक में आ जाए। लेकिन सर, अगर फैसला हक में नहीं आता है, उसके लिए पीटीआई तैयार है? उसके लिए आगे की हिकमत अमली, आगे का लाहे अमल सोचा हुआ है? देखिए, मुझे तो बड़ा रिमोट चांस नजर आता है। मैं जो कि सारी प्रोसीडिंग मैंने ए से जी तक सारी प्रोसीडिंग मैंने सारी खुद देखी है। अब इतना तजर्बा तो हो गया है। खालिद अजीम भाई हमारे साथ, हम जब वकालत में जब आकर सुप्रीम कोर्ट में बैठना शुरू किया था तो वहाँ कोर्ट रिपोर्टिंग में हमने तो बड़ा कुछ सीखा है इनसे, इतना तजर्बा हमें हो गया है। फर्ज करें अगर ये फैसला फेवर में नहीं आता तो हम भी रिव्यू में चले जाएंगे, इसमें ऐसी क्या बात है। हमने तो अदालतों का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम तो इस तरह, और ये पाकिस्तानी तारीख में लिखा जाएगा कि जमहूरी कुव्वतें डिक्टेटर बन गया। यानी क्या कह रहे थे वो, एक आर्गुमेंट आया। अच्छा अजहर साहब, अब जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि सर ये आपके फेवर में अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट सर? ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद फिर पीटीआई पंजाब में और केपीके में असेंबलीज को डिसॉल्व करके और फिर उसके बाद प्रेशर डालेगी मरकज पर। तो सर क्या इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है, इस तरह की कोई तैयारी वगैरह की जा रही है? और उसके साथ साथ सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या परवेज इलाही साहब असेंबली को डिसॉल्व करने वाली बात मान जाएंगे? चौधरी परवेज इलाही ने कह दिया कि जैसे ही पार्टी कहेगी वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। मैंने मशवरा क्या दिया पंजाब असेंबली और केपी की डिसॉल्व करने की, ट्रांसफर पोस्टिंग जो पर्चे दर्ज किए हैं दहशतगर्दी के, इनकी इंक्वायरी, और ये पंजाब की हुकूमत अब आपके पास रहेगी तो आप वफाक के ऊपर लड़ सकेंगे। वफाक के साथ आपको लड़ाई अब लड़नी है तो आपको अगर लॉन्ग मार्च करना है, जो पंजाब से निकलने नहीं दिया गया था, केपी के से निकल कर आपको वहां का वो नहीं रह जाएंगी, फिर वो लड़ाई की शक्ल कुछ और होगी। मैंने ये मशवरा दिया है कि बिल्कुल, मैंने एक और मशवरा दिया है कि नेशनल असेंबली के अंदर आकर बाहर फेंके, सोच अपना 20, 25, 30 जितने ज्यादा लोग हैं जाके अपोजिशन लीडर की सीट संभाले। कल अगर असेंबली डिसॉल्व करनी है तो फिर आप केयरटेकर सेटअप में आप इस बात को कंफर्म करेंगे? वैसे ये कुछ इत्तलात मिल तो रही थी कि शायद मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने अपने इस्तीफे दिए हुए वो वापस आ रहे हैं, तो आप इस बात को कंफर्म करेंगे? आपने मशवरा दिया तो आपका मशवरा मान लिया गया है? वैसे देखिए, ये फैसला पार्टी ने करना है, पार्टी जो भी करेगी मैं चाहूंगा
से आए, मैं ऐसी कोई बात ना कमेंट करना चाहता हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको इन सारी ऑप्शंस पे जमहूरी तरीके से पावर पॉलिटिक्स के असूल जो चले आ रहे हैं ना, आज इन लोगों के चेहरे दिखाने हैं ना जी, इन लोगों के आज कौम के पास ये लिखा जा रहा है, ये तारीख में सबक सिखाया जा रहा है, डिक्टेटर की फेवर कर रहे हैं ये लोग, डिक्टेटरशिप चाहते हैं, ये मुल्क में आइन और जमहूरी मेजॉरिटी का रूल है, एक बेसिक प्रिंसिपल। एक और बात, डेप्टी स्पीकर ने जो ऑर्डर पास किया ना, अब अजहर साहब एक बुनियादी सवाल सर यहाँ पर ये भी बनता है कि पीटीआई का जो मुतालबा है ना वो ये है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, असेंबलीज को डिसॉल्व करें, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, जो अगली हुकूमत हो वो फ्रेश मैंडेट लेकर आए और फिर अपने 5 साल पूरे करे। तो सर इस सारे तनाजुर में एक तरफ नैरेटिव आपका कुछ और है, दूसरी तरफ पंजाब का इक़्तिदार हासिल करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, तो सर इससे फिर उस दूसरे वाले नैरेटिव में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है? आज वफाकी हुकूमत तैयार हो जाए असेंबली डिसॉल्व करने के लिए, पंजाब और केपी की सारा देख लीजिएगा डिसॉल्व हो जाएगी। आज वफाकी हुकूमत तैयार तो हो, उन्होंने डिसॉल्व नहीं कर, जहां भी क्या चाह रहे थे, जहां जो मिलते तरले करते फिर रहे थे ना कुछ सियासी रहनुमाओं को कि इस हमजा को रहने दे, हमजा को स्पीकर बना ले, मैं वो कहानियां भी नहीं बता रहे थे, कहानियां सारी आप जाएंगी। ये सितंबर चाहते थे सर, कौन कर रहा था मिन्नतें तरले? और ये काम इतना आसान नहीं होगा। ये अगर आज भी मैं कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करें और उसके बाद देखिएगा पंजाब असेंबली भी डिसॉल्व होगी, सारे मामले जाएंगे आगे। तो और अगले पीटीआई करें ना, पहले केपी के डिसॉल्व करें, कर दे। अगर वफाकी हुकूमत ना डिसॉल्व हुई फिर क्या होगा? फिर आप यानी हम क्या चाहेंगे कि नए इलेक्शन का वजन और पैसे खर्चे सारी इसमें लगी रहे कि हमें। और दूसरी बात बताइएगा, मैंने तो वैसे ये सजेशन दी थी कि सूबों के इलेक्शन अलग होने चाहिए वफाक के, लेकिन एक उसमें एक लीगल हर्डल है। सेनेट ने अजहर साहब मुझे साथ साथ ये भी बता दें रहे हैं कि हमजा शहबाज को स्पीकर के लिए मिन्नतें तरले किए गए, किसने किए सर? ये तो पार्टी की हद तक बात नहीं, ये जो लोग जहां बैठे ना, किसी तरह से ये चौधरी परवेज अलाई को मैं ये फरमाइश की थी अपना स्पीकर के तौर पर हमजा को, परवेज लाई ने मेरी इतला के मुताबिक ऐसी कोई नहीं मानी। उन्होंने कहा जो इमरान खान फैसला करेंगे वही करेंगे। अब तो इनका जो वक्त है ना वो इनका वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज के बाद बहुत मजबूत नजर आएगी आपको, बड़ी प्लानिंग के साथ। अगला उनका लाएबल इलेक्शन कमीशन। आप ये कह रहे हैं कि अब दूसरी साइड से परवेज इलाही साहब को ये ऑप्शन दिया गया या उनसे इस बात पे मिन्नतें तरले किए गए? सर ये पीडीएम जमातों के लिए बात कर रहे हैं आप? पीडीएम के हवाले से चौधरी शुजात साहब के जो बातें हैं वो आ जाएंगी सामने आप लोगों के। यानी वो क्या किया है, मजाक ही हुआ ना कि मेजोर 10 के 10 पार्लियामेंटेरियन ने छेड़ दिया है तो इसको मुकम्मल ही कर दें। अच्छा नहीं चलें, वो सम अदर टाइम तक अभी तवज्जो है। एक सवाल जवाब मैंने बड़ा अहम देना है आपको। मैंने गवर्नर राज के बारे में भी बात कर रहे हैं जिसकी बातें चल रही हैं, लेकिन पहले आपको बताता चलूं डिप्टी स्पीकर के हवाले से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग शुरू करने का कहेगी। इनका डिस्क्वालिफिकेशन मैं जाती तौर पर डिप्टी स्पीकर के किरदार के हवाले से मैं लेके जाऊंगा। अगली बात जो मैंने एक अफवाहें उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर, ये डराया जा रहा है आवाम को। गवर्नर राज के लिए आना बड़ा जरूरी है, इतना आसान काम नहीं है। सदर साहब की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, इमरजेंसी के ऐसे हालात लगाने बड़े जरूरी हैं। इतना आसान काम नहीं है कि ये बैठ के गवर्नर ये अपने वोटर वगैरह को, ये यही तो बात है ना, ये गुमराही पैदा कर रहे हैं। मुल्क में स्टेबिलिटी आने दें। यानी सूबे में अगर हुकूमत आ जाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, आप वर्किंग रिलेशन अच्छे करें, तब तक वफाकी और आपस में कंसेंसस नहीं होता। मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालें और तभी मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलेगा जब स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। अगर गवर्नर राज और इस तरह की बातें या बदमाशियां फिर लगी रहेगी जिससे मसाइल नहीं हल होंगे। हमें पूरी कौम को एक पेज पे लाना है। वी नीड टू हैव इकोनॉमिक चार्टर। याद रखिएगा, और जब हेयरिंग थी ना सैटरडे वाले दिन, जनाब चीफ जस्टिस साहब ने मार्क्स दिए थे कि इस मुल्क में जो हालत हो गई है, जो हालात बन चुके हैं, खास तौर पर मॉइस्चर की हालत सर हारिस नवाज साहब भी साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। हारिस साहब, सिचुएशन पहले ये हुआ करती थी कि वोट को नहीं माना जाता था, वोटर्स को नहीं माना जाता था, वोट बैंक को नहीं माना जाता था, लेकिन आज तो सूरत हाल ये हो गई है कि अदालतों को नहीं माना जा रहा है। आपके अपने हक में अगर कोई बात नहीं हो रही है तो बॉयकॉट तक बातें आ रही हैं। सर किरण, ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन इसलिए ख़ास तौर पे कि मैंने कभी नहीं देखा कि गवर्नमेंट हुकूमत
जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर दे। आई मीन ये हम अपने आवाम को उसके बाद अपने तमाम सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं, इससे कितनी इनके खिलाफ होगा। एक फिर तो जंगल का कानून है कि अगर आप अपने मुल्क में सबसे सुपीरियर आला अदलिया को ना माने और आप अपने मर्जी के फैसले हों तो ठीक है, क्योंकि देखें जब PTI का डिप्टी स्पीकर ने गलत फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट रात को खुले थे और उन्होंने बिल्कुल उनकी फेवर में फैसला किया था। सो वी शुड ट्रस्ट ये अदलिया, और ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एवरीबडी हैज़ टू रिस्पेक्ट सुपीरियर जुडिशरी। जब केस चला जाता है उसके बाद उन पर छोड़ दे, लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा कि तमाम उनके जितने जजेज हैं वो जो हैं लॉयर्स हैं वो कहेंगे हमें मना कर देंगे केस को पैरवी करने के लिए। आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड साइन, और ये ज़रूर हुकूमत को सोचना चाहिए, और ये आइंदा के लिए ये बहुत दूरस्थ नताइज के उम्मीद खतरा है। सर, क्योंकि हम आज के प्रोसीडिंग्स के हवाले से आज हमारा टॉपिक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ना, सदर साहब ने जो बात की है आज, जर्नलिस्ट मौजूद है उनके साथ, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की जंग का एक सिलसिला चल रहा था, तो क्या सर वो अपने अख्तिताम को पहुंचने के करीब है? क्योंकि आज सदर साहब ने बात की है कि आर्मी चीफ की कबल इस वक्त तैनाती हो सकती है, तो इस हवाले से क्या कोई मामला डिस्कस हो रहे हैं, और इदारे के अंदर जिम्मेदार शख्सियत उनकी क्या राय है इस पर, जिम्मेदार शख्सियात की? सर देखें किरण, आर्मी का बिल्कुल एक सिंपल प्रोसीजर है कि 4 या 5 की लिस्ट होती है, मिनिस्टर डिफेंस प्राइम मिनिस्टर को पुट अप कर देती है, और अब उनकी सवाबदीद है कि वो किसको लगाते हैं, और इस पर मेरे ख्याल में इतना अभाव नहीं है जितना क्रिएट कर दिया गया है। और सेकंड बात ये है कि ये नवंबर में है, जनरली तो 1-2 महीने पहले ही होती है, और अगर ये हुकूमत लगाती है तो और कंट्रोवर्सी होगी। आई फील कि अगर ये हुकूमत है तो ज़रूर इनका प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का लगाना चाहिए, अगर उस वक्त कोई और हुकूमत है तो उसको लगाना चाहिए, जिसको भी, लेकिन जो कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए, इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक किरण बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं, आप मुझे ये बताइए कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी क्या, और हम क्या सब बैठे तमाशा देखते रहें और मुल्क जो है वो हाथ से स्लिप होता रहे और इकोनॉमिक डिजास्टर में चला जाए, या कुछ अदारों को कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कम से कम आप इनका पॉलिटिकल डायलॉग करवाएं। बिल्कुल ठीक, खुद बैठ के करें। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, JUI के रहनुमा हैं, माहिर कानून भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। सर, सबसे पहले तो मुझे ये कहिएगा, ये जो मौजूदा हुकूमत ने एक स्टेप लिया, एक डिसीजन लिया अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने का, आप समझते हैं ये हुकूमत ने समझदारी का फैसला किया है? देखिए, ज़ाती तौर पे मैं शायद इस बात के हक में नहीं होता कि बाइकाट किया जाए, मगर इसका एक पस मंज़र यकीनन मौजूद है। तकलीफ वहाँ पे होती है जहाँ आग चल रही होती है, और जहाँ पे कोई इस तरह के मामलात हों और माजी करीब में भी हों, जहाँ पे जो है ना, जो आपको वोट देने वालों को ना सिर्फ उनके वोट निकाल भी दिए जाएँ और उनको डिस्क्वालीफाई भी करके सीट खाली करवा दी जाए, और जब उसका रिव्यू आए और वो इस मामले से इंटरलिंक हो और उस मामले को न टेकअप किया जाए, और दूसरा मामला जो है उसमें इसको टेकअप करके और इसको जो है ना मैच्योर कर दिया जाए, तो जाहिर है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पे ऐसी सोच पैदा होगी। और जब ऐसी सोच पैदा हुई तो उसमें फिर जो है वो एक मुतालबा किया गया, और वो मुतालबा बिल्कुल जो है ना वो अनरीजनेबल नहीं था, यानी फुल कोर्ट का, वो कि वो इख्तियार जो है वो बिल्कुल जो है चीफ साहब की है, चीफ साहब के डोमेन में है उसका इख्तियार। मगर स्टिल जो है ना वो पहले भी ये प्रैक्टिस रही है, जब बहुत अहमियत के मामला आए हैं तो बड़े बेंच बनते रहे हैं, फुल कोर्ट भी होती रही है। इवन एक जज के मामले में भी एक जज के मामले में 10 जजों ने। कामरान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, शार्प ब्रेक मुझे लेना है, वापस आते हैं, इसको यहाँ से कंटिन्यू। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता, अदालती फैसले के बाद नया लाहे अमल तय किया जाएगा। पंजाब में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को मुतहर्रिक रखने की हिदायत। और हब नदी में सैलाबी सूरत हाल के इलेक्ट्रिक की तंसीबात को नुकसान, 132 किलोवाट का टावर तबाह। हब में सनती और रिहायशी इलाकों को बिजली की फराहमी मुनक़ते, मुरम्मत में 3 दिन लगेंगे।
बैक वंस अगेन। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, फुल कोर्ट के हवाले से आप बात कर रहे थे कि जो मुतालबा मौजूदा हुकूमत की जानिब से किया गया था उस पर अदलिया ने बताया कि क्योंकि जजेस दस्तियाब नहीं है और वो मिड ऑफ सितंबर में जजेस दस्तियाब होंगे, तो क्या इस हद तक इस मामले को लिंगर ऑन किया जा सकता था? ये एक ऐसा मामला था कि इतना लिंगर ऑन हो जाता? मैं खालिद साहब से इस बात का जवाब ले लेती हूँ। खालिद साहब, इतना गुंजाइश थी? एक ऐसा ये गवर्नेंस का मामला है सूबे की, ट्रस्टी गवर्नर के वजीर आला के तौर पर सूबे को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मामला ऐसा कि जिसमें सितंबर में जाके आपको जजेस दस्तियाब होते फिर फुल कोर्ट बनता। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अभी हमें ये भी पता है कि 4 जज साहिबान जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, 5 में जो हैं वो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट हैं, और कुछ जज साहिबान इस वक्त रुखसत में हैं, और कुछ और ऐसे मामलात हैं जो कि चल रहे हैं। बार ने एक बहुत क्लियर एक स्टैंड दिया हुआ है कि जजेस की तकर्री के हवाले से जो तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया है चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर भी एतराज़ात उठ रहे हैं। हत्ता कि बार को तो एक तरफ छोड़ें, जो इस वक्त सीनियर पुणे जज यानी जो नेक्स्ट सीनियर जज हैं जैसे काजी फायज़ रज़ा साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा है। तो मैं बार कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत से प्रॉब्लम्स उसमें हैं। उसका अदरवाइज़ तो नॉर्मल सूरत हाल जो होती है उसमें हल मौजूद होता है, और जो आइन के अंदर जो एडहाक जज का प्रोविजन है उसका शायद इससे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कभी और कोई ना हो कि इन मकासद के लिए उन जज साहिबान जो हैं उनकी खिदमात हासिल की जाए। जो रिसेंट रिटायर होने वाले जज भी लिए जा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी जजेस लाए जा सकते हैं, उसका हल तो निकाला है। लेकिन फ़िलहाल ये एक मुश्किल तो है, और ये वाकई एक ऐसा मामला है कि इसमें इतना लंबा इंतज़ार शायद ना किया जाए। अज़हर साहब, अज़हर साहब, मैं ये बात करना चाह रही थी आपसे। अभी हारिस नवाज साहब कह रहे थे कि आर्मी को तमाम लोगों को, तमाम जमातों को एक टेबल पर बिठाना चाहिए, मामलात को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये सियासी रस्साकशी में पाकिस्तान के मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो सर, ये जो इमरान खान साहब बता रहे थे उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिए हैं, फिर ये एक सॉफ्ट इंटरवेंशन की भी बात हो रही है, नर्म मुदाखलत के हवाले से बात हो रही है, तो वो नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं क्या? खान साहब से भी बातचीत की कोशिश वगैरह हो रही है क्या? अच्छा, मैं वैसे ही बताता हूँ। आपको पता है जो है ना, बादल ने गरजना बंद कर दिया है, मौसम खुशगवार हो गया है, आजकल फूल भी अच्छे मिल रहे हैं मार्केट। ये चीजें तो जहन में रखनी चाहिए हम सबको। ज़िमनी इलेक्शन में आपने देख लिया कि कई चीजें न्यूट्रलाइज हो चुकी हुई हैं। ये मेरी जाती राय है। मैं फोन बंद करना यानी मैं इन कंट्रोवर्सीज में शायद ना पढ़ना चाहूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस मुल्क में इदारे जो है ना अपना एक काम करना है। अब यानी भाई मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, और हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में कई ऐसे लोग थे जो अदालतों पे वो सवालात उठाते थे। मैं उन्हें कहता नहीं, अदालतों से ही इंसाफ मिलना है, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलना है, और अदालतों पे एतबार करें आप इदारों पे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी मैं बात करता हूँ, यानी मैंने पंजाब के इलेक्शन में जितनी मेहनत की है, जितनी वोटर लिस्ट के हवाले से मामला को लेके फॉर्म 45 के हवाले से मैंने इनफरादी तौर पर, पार्टी डायरेक्शन ही थी, इनफरादी तौर पर कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। ये बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सवाल है, और मैं खबर दे देता हूँ आपको, मैं एक पिटीशन तैयार कर रहा हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हवाले से, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इसमें आएंगे इंशाल्लाह, और ये हम कोर्ट के अंदर मामला लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये जो मामला था ना सारे, लेकिन इस तरफ सियासी जमातें बैठने के लिए तैयार नहीं होंगी। उसकी एक बुनियादी वजह है, ये सब इलेक्शनर की तरफ जा रहे हैं। हर इस वक्त जो एजेंडा लिया ना, यानी अभी जो इन्होंने, उनको पता था कि ये जो वोट मुस्तरद किए हैं वो गलत, उन्होंने एक सियासी बयानिया बनाने के लिए नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जान के ये रूलिंग ऐसी दी कि बोझ डालना था अदालतों के ऊपर, अदालतों को बैकवर्ड तरीके का सारा दाखिले, ये सब पॉलिटिकल। देखिए ना, जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आ रही थी। हारिस साहब जरा इसकी तस्दीक भी कर देंगे क्या सर, वो जो नंबर ब्लॉक की बात कर रहे थे, क्या वो अनब्लॉक हो गए नंबर्स? देखो किरण, बात यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि इन्वॉल्व हों, बट जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि देखें, किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम तमाशा देखेंगे, लड़ते रहेंगे? पहले तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिचुएशन को डिफ्यूज करती है, इनिशिएटिव लेती है। एक बार ना शहबाज शरीफ साहब तमाम पार्टीज को और इमरान खान को इंक्लूडेड कॉल करें या लेटर लिखें जी कि आए डायलॉग पे बैठें, और इट इज़ ओपन फोरम। हम इलेक्शन की बात करेंगे, हम इकोनॉमी की बात करेंगे, हम सब बात करेंगे। अगर ये नहीं होता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम देखेंगे अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है और इकोनॉमी तबाह हो रही है और खुदा न खासा सीरियस सिचुएशन हो। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है,
नो, दे हैव टू मेक देम सिट और बड़ा क्लियर करिए, आप फैसला करें क्या डिस्कस करना चाहते हैं बताइए। और फिर उसके बाद डू वी नीड इंटरम गवर्नमेंट 3 महीने के लिए, ताकि और एक हालात ऐसे हों कि कोई दुनिया में आपको लोन ना दे, कर्ज ना दे और आप और चले जाएं, या अगले साल तक के लिए यू मेक आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं जो 1 साल में रिफॉर्म्स करे, इकॉनमी को ठीक करे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, और उसके बाद एज यूजुअल अगले साल नवंबर जब अगस्त में इलेक्शन करें ताकि हालात ठीक हों। बट मेरे नहीं ख्याल कि सिर्फ इमरान खान तो मानेंगे, बट मुल्क के लिए रेसिपी यही है कि आप 1 साल अच्छे लोगों पे आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना लें, उसको आप ठीक करें, और ये जाहिर है सुप्रीम कोर्ट हैज टू वैलिडेट इट, नोबडी कैन डू इट। और आर्मी बिल्कुल ना इंटरेस्टेड है, ना आएगी, ना नंबर ब्लॉक करें ना करें, इट डजंट मैटर। आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट। और पूरा करना चाह रही है, आप कह रहे हैं एटलीस्ट 1 साल के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट को सेटअप दे दिया जाए, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि फौरी तौर पर फेयर इलेक्शन हो। सर ये 1 साल वाली जो राय है ये आपकी है या इदारे की राय है? वैसे नो, दिस इज माई पर्सनल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 महीने में जब इलेक्शन होंगे, इंटरिम गवर्नमेंट आती है, वो क्या करेगी? क्या वो IMF से मुज़ाकरात करके वो ठीक कर लेगी? क्या आपको वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एशियन डेवलपमेंट बैंक या सऊदी अरब कोई पैसा देगा तो आप इकोनॉमी में और डालोगे? यस, ये गवर्नमेंट जब आएगी केयर टेकर तो ये डिफिकल्ट अनपॉपुलर डिसीजन ले लेंगे, उनको ये फिक्र कि हमने इलेक्शन लड़ना है। ये सारी जंग तो नवंबर की है सर, कैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी? सर नहीं मनीफ साहब, आप भी ये सारी डिस्कशन सुन रहे हैं, मैं चाह रही हूँ जरा आपका भी कमेंट ले लूँ, आपके पास बड़ी इत्तलात होती हैं, कुछ ऐसी इत्तलात हैं ये नंबर ब्लॉक अनब्लॉक हुए क्या? पहले तो ये है कि फैसला परवेज लाई के हक में आए या हमजा शहबाज के, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल फैसला किरण नाज के हक में आया क्योंकि फैसला 7 से 8 के दौरान सुनाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि वो अनब्लॉक वाली बात, और अजहर सिद्दीक साहब ने जिस तरफ इशारा किया ना, जिस कहानी की तरफ, वो कहानी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल इस वक्त मेरी टेबल पे पड़ी हुई है, जो परवेज लाई साहब की स्पीकरशिप वाली ये बात कर रहे थे। मैं उससे पहले एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पाक फौज के 32 ब्रिगेडियर जो हैं उनको मेजर जनरल के ओहदों पर आज तरक्की दी गई है। मैं तमाम तरक्की पाने वाले जो मेजर जनरल हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक बात है नंबर ब्लॉक और अनब्लॉक की, तो अनब्लॉक उधर से हुए या इधर से हुए, ब्लॉक उधर से हुए थे या इधर से, लेकिन अनब्लॉक हो चुके हैं। तकरीबन 2 रोज पहले जो अजहर सिद्दीक साहब के कायद हैं इमरान खान साहब, उन्होंने राब्ते की कोशिश भी की और वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात चाह रहे थे। उन्हें पैगाम दिया गया कि ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात नहीं हो सकती, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात आप जब करना चाहें आप तशरीफ लाइए, मुलाकात करिए। और अजहर साहब ने जो पिटीशन दायर करने की बात की, मेरे बड़ा पुरानी अजहर साहब से दोस्ती है, इनकी पिटीशन रेडीमेड पहले से तैयार होती है हर इशू पे, और एक लम्हे में ये पिटीशन डालते हैं। और इनको मैं याद करवाना चाहता हूँ, जिस परवेज मुशर्रफ के, जिस मार्शल लॉ की मैं बात कर रहा था, जजेस बहाली की जो तहरीक थी, और चौधरी परवेज लाई साहब वजीर आला थे और उस वक्त वो परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े थे, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ खड़े थे, और जजेस बहाली की तहरीक में वो हमारे शाना बशाना जो है इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करने के लिए सड़कों पर थे 77 डेज। जहां तक इन्होंने बात की कि परवेज लाई साहब को ऑफर की गई कि आप वजीर आला बन जाएं और हमजा शहबाज स्पीकर बने, इसको उलट कर लें। परवेज लाई साहब ने चौधरी शुजात हुसैन के जरिए PDM से दरखास्त की थी कि परवेज लाई साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है वो वापस ले ली जाए, इनकी स्पीकरशिप बहाल रखी जाए, इनको स्पीकर रहने दिया जाए। हम जो है वो वजीर आला हमजा शहबाज जो PDM जिसका भी फैसला करेगा, एक ये स्टेज भी आई थी। और ये जो कमिटमेंट थी ये हलफ पर हुई थी, ईमान कुरान पर हुई थी, चौधरी परवेज लाई की मौजूदगी में हुई थी, चौधरी शुजात हुसैन ने की थी PDM के साथ कि हम PTI के साथ नहीं जाएंगे, हम जो है वो PDM इत्तेहाद के साथ जाएंगे इस सारी लड़ाई में और अदम एतमाद की तहरीक में। परवेज लाई साहब उससे मुनहरफ होकर गए और वो मुजम्मल साहब की एक कॉल पे वो चले गए और मोनस लाई की जिद की वजह से वहां से नॉमिनेट होके आ गए। बहरहाल परवेज लाई साहब अगर उनके हक में फैसला आता है, मैं बात खत्म करता हूं, मेहमानों को मौका देना चाहिए ज्यादा। परवेज लाई साहब के अगर हक में आता है तो अजहर सिद्दीक साहब को और हारिस साहब को गवाह बना के मैं कह रहा हूं दावे के साथ, परवेज लाई साहब इमरान खान के वजीर आला पंजाब नहीं होंगे। परवेज लाई साहब चंद रोज के वजीर आला होंगे, उन्हें इमरान खान के हुक्म पर या तो असेंबली तोड़नी पड़ेगी या चौधरी शुजात की तर्ज पर उन्हें इमरान खान से बगावत करना पड़ेगी। जी
सही है। मरीम नवाज साहिबा का इसी सारे तनाजुर में अभी एक माफ़ कीजिएगा, इस वक्त एक ट्वीट भी सामने आया है, मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मरीम साहिबा ऐसा कह रही हैं मौके पर डट जाएं या फिर स्टेटस को के आगे झुक जाएं। लीडर उन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। मरीम साहिबा ऐसा कह रही हैं। अजहर साहब कमेंट करना चाहेंगे वैसे इस पर? मैं तो देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तबाही में अगर किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो वो मरियम नवाज का है। नवाज शरीफ साहब ने इनको आगे लगा के, ये मेरा जाती ओपिनियन है और मैं बड़ा वजाहत से कह सकता हूँ, इन्होंने सियासत करनी थी तो सियासत कर सकते हैं। सियासत के असूल अपने हैं, यानी मज़ामती सियासत करनी तो मज़ामती सियासत में रहें। आप मज़ामती भी करें और प्यार मोहब्बत भी करें, इस तरह नहीं चलता। और इस तरह के ट्वीट खुदा रहा आईने पाकिस्तान पढ़ें, आप उस पर अमल दरामद करें। मेरा साहिब मशवरा आपको, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें बनती हैं लेकिन नहीं दायर की जा रही। उसकी वजह है कि आप इस मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर हैं, बहुत काम हो सकते हैं और आप लोगों से आपके लोगों की बड़ी तवक्कुआत है। इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप इदारों पर तनकीद करें और जिस तरह की जुबान ये इस्तेमाल करते रहे इदारों के बारे में, इनके वालिद बुजुर्गवार और ये खुद, इन्हें क्या मिला इनको? अब क्या करना था इन्होंने? अब जो इशू था ना कि ये अब आगे तहरीक शुरू करनी है, मैं आपको इन एडवांस बता देता हूँ कि फिर चाहते हैं कि वो तहरीक उस तरह आगे अदालतों के खिलाफ और इदारों के खिलाफ अपना वो बयानिया पिट चुका है, वो बयानिया इनके हाथ से निकल चुका है। अब लोग इनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। शी शुड एक्ट लाइक अ स्टेट्समैन, एक स्टेट्समैन बने। आपकी अपनी देखिए बहुत बड़ी फॉलोइंग है। ये मैं साय मशवरा दे रहा हूँ, मैंने नहीं दे रहा था। क्योंकि किरण आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे पूछा, मुझे ये कह, यानी मुझे किसी ने पूछा, इनके करीबी एक दोस्त ने कहा भाई ये हुकूमत, मैं क्या आप लोग नहीं कर सकेंगे, ये मैं गवाह चैलेंज करता हूँ। जब ये हुकूमत जा रही थी मैं कहा 2 महीने से ज्यादा हुकूमत नहीं चला सकेंगे। वजह क्या है? आप पहले स्टैंडर्ड फिक्स करें, स्टैंडर्ड तो फिक्स नहीं कर सके, आए नैब खत्म कर दें, सर ये वही मरियम नवाज साहिबा जो कहती थी कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, फिर एक खामोशी आई, फिर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब का किरदार दिखाई दिया। अब यहाँ पर फिर सिचुएशन वो आई है कि फिर एक बार मज़ामत की बात मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं और वज़ीर आज़म साहब की मुकम्मल तौर पर खामोशी है। तो ये वो जो आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि ये पेशगी एक मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है मुस्लिम लीग नून ने, एक विजडम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। एडवांस विक्टिम कार्ड, मैंने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की थी और मुझे लग ये रहा है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो मिजाज बन चुका है पॉलिटिक्स का, वो ये है कि जब तक उसमें एग्रेशन ना हो, जब तक आप अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर शो ना कर रहे हों, जब तक आप अपने आप को जो है वो किसी तरह से कोई ऐसे जुमले आपके पास मौजूद ना हो जिनको अगर स्लैंग का लफ्ज़ हो तो उसमें बड़कबाजी कहा जाता है, जब तक आप उसकी तरफ नहीं जाते हैं। पर्टिकुलरली पंजाब में लीडरशिप होना जो है वो कमज़ोर बंदों का काम नहीं है। असगर खान साहब ने एक मरतबा कहा था कि लोग कहते हैं कि जी रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पैसे मिले हैं, वोट मिले हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी की असल वजह उनका ये नारा था कि माई इंदिरा हम तुम्हारे साथ 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। तो जिंगुइज़म जो है वो वाकई यहाँ पे प्रिवेल करता है। मेरे ख्याल में वो मरियम नवाज साहिबा को कुछ जो पॉपुलैरिटी जिसको हम पहले काउंट कर चुके हैं कि गुज़श्ता दौर में हुकूमत PTI की होने के बावजूद मुख्तलिफ जगह पे जो ज़िमनी इंतखाबात थे उनमें कामयाबी मुस्लिम लीग नून को मिलती रही है और उसकी रीज़न वही थी कि वो जो ललकारने वाली सियासत है वो उस वक्त उनके हाथ में थी और हुकूमत तो जाहिर है उसका काम गवर्नेंस है। और सर ये सारी सिचुएशन हुई है कि सारा मोमेंटम बनाया मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन उसको कैश करा गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 महीनों में। तो सर अब जब दोबारा उसी स्टांस के ऊपर PTI मुस्लिम लीग नून वापस आ रही है तो हारिस नवाज साहब आपको लगता है सियासी तौर पर फायदा होगा? देखें इस वक्त तो PTI का ग्राफ ऊंचा है। सबसे बड़ी गलती ये की कि आपके पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं था हुकूमत में, फेडरल गवर्नमेंट में आने का, तो आपको आना नहीं चाहिए था। अगर आपने ये कहते कि हम जी $150 का कर देंगे, आवाम को सस्ता लोग कह रहे हैं हमें डरा धमका कर लाया गया है, तो वो तो देखिए वो जब कर नहीं सके हैं तो उस वक्त तो PTI ग्राफ बहुत डाउन था। यू रिमेंबर कि PTI के लोग कह रहे थे कि शायद इनको टिकट भी ना इनसे कोई ले, और आपने आके उस पार्टी को इतना आसमान भी चढ़ा, उन्होंने फिर नैरेटिव बिल्ड कर लिया। आप दिन ब दिन महंगाई करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद अब प्रॉब्लम यह है कि जरदारी साहब इलेक्शन नहीं चाहते,
जरदारी साहब चाहते हैं कि 1 साल पूरा पंजाब में बैठें, बिलावल भुट्टो आएँ, वहाँ पर जाले नाराज़ हैं उनको ठीक करें, पार्टी को रीस्टैब्लिश करें, 10-12 सीटें सेंट्रल पंजाब से निकालें, क्योंकि उनके पास सदर्न पंजाब में भी सीटें हैं, सिंध में भी हैं, कोयटा में भी हैं। तो ही फील कि मैं 60-70 सीट ला के स्ट्रॉन्ग कोलिशन सपोर्ट में जा सकूँ। बात सोचने की है कि इस वक्त मुल्क के लिए जो हालात हो रहे हैं, और सबसे बड़ी इस वक्त जो शहबाज शरीफ की फ़िक्र वो ये है कि अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करते हैं, क्या वहाँ पर जो है अपने जरदारी साहब वो नहीं तोड़ने के मूड में हैं। अब इधर अगर इमरान खान नहीं करते हैं तो खाली सेंट्रल के इलेक्शन तो नहीं चाहेंगे वो कराने, अगर पंजाब पीटीआई के पास है। सो इट हैज़ टू बी डिसाइडेड। जनरल इलेक्शन मीन्स ऑल पार्ट जो है प्रोविंसेस एंड सेंटर दे गो फॉर जनरल इलेक्शन। ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट है। इस लैक ऑफ ट्रस्ट को कराने के लिए मैं आई स्टिल फील कि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इनको बिठाएं, इनको करें, वरना मुल्क इस वक्त बहुत बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर में जा रहा है। और ये हम पाकिस्तान है तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का आइन है, कानून है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग हैं, तो मीन्स बचाएं पाकिस्तान को। इस सवाल को जरा मुझे आगे बढ़ाने दीजिए। नईम हनीफ साहब, एक आम तासुर ये दिया जाता था नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के लिए कि नवाज शरीफ साहब मज़ाहमत की सियासत करते हैं और बैकडोर शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की सियासत करते हैं। तो आप समझते हैं कि अब जो मुस्लिम लीग नून को इस बात का अंदाजा हुआ कि पिछले 3 महीनों में उनके अपने ही नैरेटिव को लूज करने की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा लूज कर दिया, तो वो आपको लगता है कि ये उसी तरह की सियासत दोबारा होगी? शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की पॉलिसी पर चलेंगे और मरियम साहिबा मज़ाहमत की पॉलिसी पर चलेंगी? जी बिल्कुल, मैं 100% इस बात से इत्तफाक करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मफाहमती जो ज़िद थी उसकी वजह से ही इक़्तिदार जो है इतने मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग नून को लेना पड़ा। मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल इस हक में नहीं थे और मरियम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ कैंप का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, पार्टी के कुछ रहनुमा ये समझते थे कि मियां नवाज शरीफ लंदन बैठ के अगर ये बयानिया चला रहे हैं तो उन्हें फिर पाकिस्तान आना चाहिए, ना कि वो लंदन बैठ के वोट को इज्जत दो का नारा लगाएं और यहाँ की क़यादत उसको भुगते। जब केसेस बनना शुरू हुए, नैब में केसेस बनना शुरू हुए, एंटी करप्शन में FIA में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और जेलों में भेजना शुरू किया, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ये बिल्कुल हमेशा से पॉलिसी रही। और इससे कबल भी जब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से वापस आए और एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उससे चंद रोज कबल शाहिद खाकान अब्बासी और मियाँ शहबाज शरीफ मुफाहमत का एक फार्मूला लेकर गए थे जो इस्लामाबाद और मुल्हिका शहर से उनको दिया गया था। और उस फार्मूले की जो पहली शिक ये थी कि नवाज शरीफ 2 साल तक वापस नहीं आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन जैसे ही शाहिद खाकान और शहबाज शरीफ जो है हीथ्रो एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी और मरियम नवाज की टिकट्स जो है वो मीडिया को दे दी और उन्होंने वापस आने का ऐलान कर दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मैं अगर ये वर्ड यूज करूं गुड कॉप बैड कॉप वाला, ये खेल जारी रहा मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मगर अब जबकि मामला हुआ पंजाब असेंबली में और 15 सीटों पे यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब में PTI को कामयाबी हुई और सिर्फ 5 सीटें हिस्से आई नून लीग के, तो नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आ गया था कि वो पहले ही इस हक में नहीं थे कि इन हालात में जो है वो हुकूमत ली जाए। और इन हालात में जो है पिछली हुकूमत का जितना गंद का वर्ड वो यूज करते रहे, मरियम नवाज भी अपने जलसों में करती रही कि वो अपने सर में डाला जाए। सही। अजहर सिद्दीक साहब, सर कहीं पर भी ये ऑप्शन मौजूद है कि दोबारा रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाया जाए आज के फैसले के बाद? सर इसके अलावा ऑप्शन मैं नहीं देख रहा और मैं इलेक्शन जो है ना अक्टूबर नवंबर के अंदर मैं देख रहा हूं और बड़े अरसे से मैंने ये बात कही है। बुनियादी तौर पर अगर नवाज शरीफ अगर सही मज़ाहमत अदारों से नहीं होती है, याद रखिएगा, वो आके हुकूमत से करनी होती है। आप हुकूमत से मज़ाहमत में आए और देखिए आप हुकूमत को टेक ऑन तो करें ना, खाली दिल से जुलूस कह के। मिसाल के तौर पर यानी आप समझते हैं महंगाई बढ़ रही है तो उसका तरीकाकार क्या है? सिर्फ खाली जुबानों पे बात नहीं करनी है आपने। आप अंदाजा लगाएं कि इनका ग्राफ इतना नीचे गिर गया, ये सारा मामला महंगाई वगैरह का शायद इमरान खान की गवर्नमेंट में पड़ जाता। 3 महीने में अगर आप इमेजिन करें डॉलर कहाँ चला गया, आपने पेट्रोलियम की प्राइसेस कहाँ लगे, महंगाई कहाँ चली गई। इमरान खान की गवर्नमेंट में एक एडवांटेज ये था, यानी चीनी की अगर आज प्राइस कंट्रोल पड़ी है तो उसके पीछे ये है कमीशन वगैरह बने,
बैन का, फिर हमने कोटों को इन्वॉल्व किया, प्राइस फिक्सेशन का निजाम आ चुका है। यूरिया खाद के हवाले से उन्होंने कुछ थोड़ा सा काम किया, फर्टिलाइजर के हवाले से अब उसका एक मैकेनिज्म आ गया है। और बाकायदा चाइनीज तर्ज के ऊपर किसान से लेकर, यानी किसान जब फसल बोएगा उसको अपना मिलेगा, और उसकी सप्लाई चेन मैन बैठ के उसका इस्तेसाल कर रहा था। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट भी, जो कि वो प्रोजेक्ट चल चुका था, हम कोर्टों में मामला लेकर गए थे, आपको अवामी फैसले करते हैं, अवाम में लेकर आए। ये ठीक है, आप इदारों के अगेंस्ट चलते रहे, पर कब तक चलेंगे? नवाज शरीफ को क्या मिला? सर, अजहर साहब, मुझे लग रहा है आप मेरा सवाल सही समझ नहीं पाए। मैं प्रोसीडिंग्स के हवाले से बात करने लगी थी। मैं पूछ रही थी कि क्या दोबारा ये ऑप्शन मौजूद है कि रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है आज के फैसले के बाद? हारिस साहब, सर आपसे ये सवाल करना चाह रही थी, आपसे पूछना चाह रही थी, आज जो खालिद साहब वहीं पर ही मौजूद थे, आज सदर साहब से जो कुछ गुफ्तगू हुई है, उनकी गुफ्तगू से कुछ इस तरह का तासुर मिल रहा है कि शायद वो बैरूनी साजिश के मामले पर खान साहब की सोच से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि तहकीकात हों। क्या कहते हैं आप? देखें, ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी के भी हैं और उन्होंने बड़े एक तरीके नफ़े अंदाज से ये बात की है, बट वो चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो। लेकिन जिन चीज़ें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और काफ़ी ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई डिसीजन भी नहीं किया, तो आई थिंक इस वक्त वो चाहते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम से हो, और अगर होती ही डेंट पुश इट के मेरी इंक्वायरी क्यों नहीं गई, मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, वो भी उन्होंने बात की है। लेकिन साथ ही साथ वो ये ज़रूर कह रहे थे कि पार्टियों को बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए। ये सबसे अहम है। और किरण, एक देखें, बात ये है कि पीटीआई, ये पीएमएल-एन को क्यों नुकसान हुआ है? उनके पास दे हैड नथिंग टू सेल टू द पीपल ऑफ पंजाब कि हमारी क्या कारकर्दगी है 3 महीने में, या हम आगे क्या करेंगे। दिस वाज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से। और फिर इमरान का बयानिया, और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट भी लोगों को कर लिया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त प्रेसिडेंट को भी और उसके बाद चीफ जस्टिस को कोई ना कोई, अगर पहले तो शहबाज शरीफ को ज़रूर कॉल देनी चाहिए नेशनल डायलॉग की, ताकि एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले ले। गवर्नमेंट ही डिफ्यूज़ करती है, और अगर उस पर इमरान खान नहीं आते तो कम से कम शहबाज शरीफ की हुकूमत मॉरल ग्राउंड पर होगी कि हमने ज़रूर कोशिश की कि इनको इकट्ठे बैठने की, देन चीफ जस्टिस। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को कीप इट साइड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर जस्ट वरिड अबाउट देयर ओन इंटरनल एक्सटर्नल मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रहे हैं, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जनरली अगर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ए पोलिटिकल हैं, तो उनको रहने दिया जाए। और ये जो आपके सिविल इंस्टीट्यूशन है, दे हैव टू जंप इन एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा, ताकि ये आप, मैं, हमारे पैनल में जो लोग बैठे हैं, क्या हम पाकिस्तान को एक खुदा न खासा डिफिकल्ट सिचुएशन में स्लिप होता देखते रहेंगे, खामोश रहेंगे? और somebody has to come play their part, और इसको कहीं ना कहीं इसको इकट्ठा बिठाएं और इसका कोई हल निकालें। It is need of the day. Every day we are getting into trouble. That is what I am saying. आपके सामने पिछले 3 महीने से पंजाब का क्या हाल है? फेडरल गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कि तमाम सियासतदानों को मिलकर पाकिस्तान के लिए कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सियासी सूरत हाल ख़राब हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है। अब रुपया स्ट्रॉन्ग डी वैल्यू हो रहा है, डॉलर तगड़ा हो रहा है, अभी मईशत का बहुत बुरा हाल है। लेकिन क्या कीजिए कि सियासी मामला जो हैं वो इस वक्त तबाहकुन चल रहे हैं पाकिस्तान में, और अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से क्या फ़ैसला आता है। इंतज़ार करते हैं फ़ैसले का। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह ने के बाद।